हम कर्नाटक के नागरिकों के आभारी हैं। जैसी रिपोर्ट सब कर्नाटक के विभिन्न सर्वेज में आ रही है, आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 150, 150, 55 इसके आसपास सीटें जीत करके सरकार बनाने में सक्षम होगी। ये आज की स्थिति है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की कार्यवाही और गतिविधि है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपा है, प्रशासनिक अक्षमता सामने आई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम स्थापना हुई है, ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रही तो लोकसभा तो दूसरी बात है, विधानसभा का चुनाव आते आते कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। कई चीजें हैं इसकी कहने की। कांग्रेस को भी इसका एहसास हो गया है। कांग्रेस ने 20 तारीख को अपने 2 साल पूरे होने का दिन मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर कांग्रेस के 2 साल की सरकार की असफलता के ऊपर खुल करके समाचार पत्रों में विज्ञापन दे करके आप सब लोगों को बता करके 2 साल में जितनी अराजकता कांग्रेस में हुई है, कांग्रेस की सरकार में हुई है, वो सब कुछ समाज के सामने रखने का काम किया। हमने एक चार्जशीट रिलीज किया और उसके मुख्य बिंदु समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने भी रखे। मुझे लगता है कि यह चार्जशीट का एक हिस्सा मैं किसी अखबार विशेष का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह है एक चार्जशीट फुल पेज विज्ञापन हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 साल के अराजकता के खिलाफ रिलीज किया था। हमने स्पष्ट आरोप लगाए थे। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। हम इन आरोपों को अगर लगा रहे थे तो हमारे पास इसके तथ्य थे। कांग्रेस पार्टी अगर इन आरोपों से परेशान थी तो कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों पर मुद्दा दर मुद्दा जनता के सामने, हम पब्लिक के सामने गए थे, कांग्रेस को पब्लिक के सामने जाकर के इसका जवाब देना चाहिए था। हमने अनर्गल बातें नहीं की हैं, आंकड़े दिए, तथ्य दिए। तथ्यों का जवाब तथ्यों से ही होगा, तर्कों का जवाब तर्कों से ही होगा। लोकतंत्र में आरोप और प्रत्यारोप एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके ऊपर अगर आरोप लगा है तो आपको उस आरोप को गलत सिद्ध करना होगा। यह भारत नहीं, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी पार्टी के द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों को उन्होंने मानहानि मान लिया है और मानहानि का मुकदमा कर दिया है। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशा विहीन हो चुकी है। उसका जो ऊपर का मामला है, उनकी गलती भी नहीं है। जैसा राजा वैसी प्रजा। उनके पास एक राष्ट्रीय नेता है जिसके पास ऊपर का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहते हुए संगत का असर तो पड़ता है। वो भी अपनी राजनीतिक शुद्धि बुद्धि खोते चले जा रहे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र से भागिए मत। न्यायपालिका का डर दिखा करके सत्य को छिपाने का प्रयास मत करिए। हमने सुस्पष्ट आरोप लगाए हैं और हम चुनौती के साथ कहते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजेंद्र येदियुरप्पा के साथ खुलेआम बैठे, 1-to-1 बात करें। पूरे देश में और पूरे कर्नाटक में इसका खुला प्रसारण हो। उनके अंदर हिम्मत हो, उनको अगर विश्वास हो कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, तो येदियुरप्पा जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनकी सिद्धारमैया के साथ खुली बहस कराने के लिए तैयार हैं और उन्हें इसके लिए आमंत्रित करते हैं। अगर इस आमंत्रण को वो अस्वीकार करेंगे तो माना जाएगा
कि जितने भी आरोप हमने लगाए हैं सब सही हैं, सब तथ्यात्मक है और जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष आप जैसा पूछना चाहिए। केवल प्रश्न है। उन्होंने केस अभी तक नहीं काटा, इससे पहले आपके लीडर ने राहुल गांधी खुद दिल्ली से यहाँ आना पड़ा है, वही भी कोर्ट के कटकटा में। थोड़ा स्पष्ट करिए तो मैं समझूं। क्या केस? बीजेपी सीएम बसवराज बोम्मई था, वहाँ पर कांग्रेस ने एक पोस्टर लगा था, लगा के बाद में वही आरोप में राहुल गांधी को एक ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट दिया था सीएम के बारे में। जब आपका गवर्नमेंट था बीजेपी, तब विपक्ष में कांग्रेस था, जब उन्होंने 40% आरोप लगाया था। जब बीजेपी क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ मानव मैं उस समय आपने एक जानकारी मुझे दी है। वो रिवेंज पॉलिटिक्स कांग्रेस दे रहा है, आज यही चर्चा चल रहा है। नहीं, वो रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं है, ये बचकानापन है। हमने स्पष्ट आरोप लगाए हैं, इन स्पष्ट आरोपों का स्पष्ट तथ्यात्मक जवाब होना चाहिए और अब तो हमने उन्हें खुला आमंत्रण दे दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनता के दरबार में एक साथ आमने सामने बैठ जाएं और जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं उनका पूरा जवाब दे दें। दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। कल आपके दोनों लीडर के खिलाफ एक्शन किया है सर, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहती है। बावजूद इसके अनुशासन हमारे लिए सर्वोच्च दायित्व है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसे इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए। हमने एसटी सोमशेखर जी को और हेबालकर जी को काफी समय दिया था, जैसे यत्नाल जी को भी हम लोगों ने काफी समय दिया था। अनुशासनहीनता किसी भी हालत में, चाहे वो कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, केंद्र से लेकर के राज्य तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं की जाती और हमने इसीलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। हर ऐसी कार्यवाही के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले से और अधिक मजबूत होकर के सामने आती है। मुनिरत्नम हो या कोई भी सांसद और विधायक हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं जाऊंगा नाम लेकर। कानून से बड़ा कोई नहीं है। सरकार कार्यवाही कर रही होगी, हम उस कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाहियों में कतई किसी प्रकार का हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करते हैं। कार्यवाही होगी, जो व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। निष्पक्ष न्याय सबको मिलना चाहिए और न्याय का फैसला होने के बाद जो अपराधी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इस प्रदेश में जहां कहीं भी कुछ कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, हिंदू समाज का अपमान और लगातार हिंदू समाज के ऊपर होता हुआ आक्रमण है। हम सबने देखा है कैसे एक बहुत बड़ी जमीन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ कमेटी को दे दी गई। हमने देखा है कि कैसे 150 करोड़ रुपए उनके विकास के लिए दे दिए गए। हमने देखा है कि कैसे 4% का अतिरिक्त आरक्षण एक समाज के लिए दे दिया गया।
हमने देखा है कि किस प्रकार से जब कांग्रेस का एक सांसद राज्यसभा का चुन करके आता है, जिसके बारे में मैंने राज्यसभा में भी कहा है, तो कांग्रेस की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हमने देखा है कि बंगलौर की दुकानों में किस प्रकार से दुकानों में हनुमान जी की पूजा करने के अपराध में उनके दुकानों में घुस करके तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। आज पिछले 2 सालों से करीब करीब कांग्रेस की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की सरकार चल रही है। एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है। सरकार अगर पीएफआई, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग के इशारे पर ही चलेगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं प्रतिशोध और प्रतिरोध होगा ही। अभी भी समय है, अभी तो सिर्फ 150 सीटें जीतने का सर्वे आया है। अगर कांग्रेस ने अपनी ये मुस्लिम दलाली नहीं छोड़ी तो मैंने पहले भी कहा है, दहाई का आंकड़ा भी ये 2028 में पार नहीं कर पाएंगे। समय के पूर्व उनको चेतावनी मिली है, उस चेतावनी को समझें और राष्ट्रवादी राजनीति को इस देश में करें। ये 2 साल कांग्रेस के बारे में तो आपने कहा, बीजेपी विपक्ष होकर बीजेपी के वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? हमारे 11 साल केंद्र में पूरे हो रहे हैं 9 जून को। आप निश्चिंत रहिए, हम इतना कुछ बताने वाले हैं कि 11 साल में हमने क्या कुछ किया, आप लिखते लिखते थक जाएंगे। कुछ कागज के पन्ने अपने खाली रखिए और 9 तारीख का पूरा अखबार खाली रखिएगा। मैं आऊंगा, आपको इतने तथ्य दूंगा 11 साल की उपलब्धता पर कि आप लिखते लिखते थकेंगे और जनता पढ़ते पढ़ते थकेगी। 11 साल के बारे में नहीं सर, ये 2 साल में बीजेपी का काम के बारे में आपको मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप विपक्ष के काम के बारे में पूछ रहे हैं। यह इस बात का एहसास दिलाता है कि भले ही सरकार उनके पास हो, मानसिक रूप से कर्नाटक के लोग यही मानते हैं कि हमारे विजेंद्र येदियुरप्पा ही सरकार चला रहे हैं। आपका विपक्ष नेता आपके पास नहीं है ना? हाँ, विपक्ष नेता, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। आपका विपक्ष नेता आपका पास नहीं है ना? अब मुझे आपकी बात पर आश्चर्य होता है। अभी मैं कई दिन पहले आया था तिरंगा यात्रा में, अभी मैं इसी बेंगलोर में तिरंगा यात्रा, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा करके गया हूं। इतनी सफल 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा हम लोगों ने अपने नेता प्रतिपक्ष आर अशोक जी के नेतृत्व में निकाली है। अब उसमें विजेंद्र जी नहीं थे, तो अब आप ये सवाल पूछेगा कि उस यात्रा में विजेंद्र नहीं थे। हमारे पास तो इतना बड़ा प्रदेश है, जहां विजेंद्र जी को हम यहाँ लेंगे, अशोक जी को हम बेलगावी भेजेंगे, सीटी रवि को कहीं और भेजेंगे, चलवाड़ी नारायण स्वामी की ड्यूटी कहीं और लगेगी। हम तो एक संगठन है ना, तो हम अपने अपने विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगाते हैं। बीजेपी में सर, बीजेपी में अभी बहुत कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। देखिए, देश ये जान रहा है कि फिलहाल कर्नाटका में एक इशू है, सीधा रमैया रहेंगे कि जाएंगे। चले जाएंगे तो शिवकुमार आएंगे कि परमेश्वर आएंगे कि प्रियांक खेगड़े आएंगे कि कौन आएगा। आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस आपस में सर फुटौल कर रही है और आपसी झगड़ों से किसी भी समय ये सरकार गिर सकती है। यह व्यापक और भीषण अंतर विरोधों से ग्रसित सरकार है। बीजेपी प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहेंगे सर? इलेक्शन होगा या इन्होंने? आप क्या चाहते हैं? मेरे बगल में बैठे हैं, मैं उनके, अब ये सवाल ऐसे होते हैं। अब अगर मैं इनके मुंह पर इनकी प्रशंसा करूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और न करूं तो आप कहेंगे कि इन्होंने किया नहीं। तो मैं कर ही देता हूं। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सफल आदमी हैं, लिख लीजिए। इलेक्शन जो डेट में होना था वो डेट में नहीं हुआ है। आपको किसने इलेक्शन की डेट बताई? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो इस राज्य का प्रभारी हूं, मुझे इलेक्शन की डेट पता नहीं थी और आप लोगों को पता हो गई। ये कहां से आपको इतनी सूचनाएं मिलती है?
आप लोगों ने तो बेंगलोर में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, ये अभी छाप दिया था, जबकि अभी तो राष्ट्रीय अधिवेशन की डेट भी नहीं तय हुई है। इस नाते धैर्य रखिए, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हम ऐसे ही धीमे धीमे चीजों को ठीक करते हैं। भाजपा में जो परंपरा रही है वहाँ पे चुनाव क्रम सहमति ज्यादा बनती नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सहमति बनती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ चुनाव की परंपरा है, जब हम अध्यक्ष का चुनाव घोषित करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को जो कम से कम 6 साल तक भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा हो, उसे अपना पर्चा दाखिला करने का अधिकार देंगे। वो पर्चा दाखिल करेगा, 24 घंटे बाद अगर वो पर्चा वापस नहीं लेता है तो बाकायदा चुनाव होगा। इसके लिए हमारे एक वोटर लिस्ट बनती है, जिलों के जिलाध्यक्ष जो चयनित होकर के आए हैं, सहमति से नहीं आए हैं, और जो राज्य परिषद के, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची तैयार हुई है, वो वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ये सारे हर विधानसभा से और हर लोकसभा से हमारे प्रतिनिधि अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम करते हैं। जब हम घोषित करेंगे तो जो लोग पर्चा दाखिल करेंगे उनके बीच में वो खुला चुनाव होगा। सर, आपके लीडर रवि कुमार जी ने काफी डेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाया है सर, कलबुर्गी बीसी के खिलाफ वो पाकिस्तान की कंपेयर किया है। उन्होंने देखिए, कलबुर्गी में जो कुछ हुआ, कलबुर्गी में जो कुछ हुआ, हमारे काउंसिल में, परिषद में नेता प्रतिपक्ष माननीय चलवाड़ी नारायण स्वामी एक बहुत अनुभवी, बहुत सीजन्ड और दलित समाज के एक बहुत बड़े अच्छे प्रगाढ़ित कार्यकर्ता हैं। उनकी हत्या का षड्यंत्र हुआ है। नेता प्रतिपक्ष एक प्रोटोकॉल का पद होता है, प्रोटोकॉल के तहत वो कलबुर्गी गए थे, सरकारी भवन में रुके थे, किसी निजी भवन में नहीं। पुलिस वहां पर्याप्त संख्या में थी। पुलिस ने शुरुआत में जो उपद्रवी अपराधी वृत्त के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे, उनको तुरंत वहां से नहीं हटाया, बल्कि उनकी संख्या बढ़ने का इंतजार किया। जब संख्या 15 से बढ़कर के 70 के आसपास हो गई तो पुलिस ने उनको उठाने का नाटक किया और हमारे नेता प्रतिपक्ष के जीवन को खतरे पर डालने का काम किया। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, आश्चर्य होता है और दुख होता है। आपने अच्छा किया यह सवाल उठा लिया। मैं कर्नाटक की सरकार से मांग करूंगा कि अपनी प्रशासनिक असफलता के लिए कलबुर्गी के जिलाधिकारी और वहां एसएसपी जो भी हों, इन दोनों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें इनके दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए। रवि कुमार जी ने सर एक स्टेटमेंट किया है। मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। जिलाधिकारी और एसएसपी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की हत्या का षड्यंत्र कराने में जो जिलाधिकारी और एसएसपी कांग्रेस के प्रियांक हेगड़े, मैं नाम ले रहा हूं, प्रियांक खड़गे के नेतृत्व में यह खेल खेल रहे थे, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई किया, फिर हम आपके सवालों का जवाब देने खुद आपके सामने आएंगे। मैंने कहा लिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता की हत्या का खेल हुआ है। आपका पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि उन हत्यारों और हत्यारों को प्रश्रय देने वाले अधिकारियों और राजनेताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये जो गारंटी का खेल उनका चल रहा है, अब मैं भी आधा कर्नाटक का तो हो चुका हूं, इतनी बार आता जाता हूं। मानव प्रकरण के बारे में पार्टी का स्पष्ट स्टैंड क्या है? कौन प्रकल्प? बीजेपी के खिलाफ डिफेमेशन केस जो लगाया है, हमारे लिए ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि अवसर है।
मैं चाहूंगा कि ये मुकदमा ठीक से चले, खुली बहस हो, मानहानि हुई है या नहीं हुई है इस बात से तय होगी कि जो आरोप हमने लगाए हैं वो सही है या गलत है। तो हम तैयार हैं। हमने तो कहा है मुख्यमंत्री आकर के खुले मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मुकाबला कर ले, हम जनता के बीच में मानहानि का जवाब दे देंगे। फिर भी अगर वो वहां से भाग रहे हैं डर के मारे, तो वो खुल के आए न्यायालय में। हम हर आरोप पर सबूत देने को तैयार हैं और वो हर आरोप पर सरकारी डॉक्यूमेंट सामने लाएं। हो सकता है कि जो चुनाव 2028 में होना हो, इसी केस के बहाने 2025 में हो जाए। सेंसस के बारे में बीजेपी का क्या? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। जनगणना कराना अकेला संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार के द्वारा की गई जनगणना ही लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। मैं स्वयं होम कमेटी का चेयरमैन हूं। होम डिपार्टमेंट मेरे सामने सारा मैटर ला करके रख चुका है। जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग इस देश में जातीय वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत बार कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, जहर को जहर से मारना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि जब इतना जनगणना कर ही रहे हैं तो इसको करा ही दिया जाए। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जनगणना तो इन्होंने तेलंगाना में भी कराया था और कर्नाटक में भी कराया था। जरा कर्नाटक के लोगों से पूछिए उनके जीवन में क्या बदलाव आ गया। लेकिन हम जनगणना कराएंगे तो पारदर्शी तरीके से कराएंगे। हमारे अभी आज हम लोगों ने बैठक किया था, हमारे लंबानी समाज के गांव में जा करके उनके नाम के आगे एससी राइट और एससी लेफ्ट लिखा जा रहा है। ऐसी फर्जी जनगणना कोई सरकार कराएगी तो जिस सरकार को कराने का हक भी नहीं था, अगर वो कराएगी तो उसकी कोई संवैधानिकता नहीं होगी। बहुत शीघ्र इस देश में जनगणना व्यापक रूप से संविधान के प्राविधानों के तहत कराई जाएगी। अनुरोध, एक सवाल पूरा होने दीजिए। एन रवि कुमार जी की, मैं आपको रोक सकता हूं क्या? कैसी बात करते हैं? एन रवि कुमार जी के प्रति सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि उनकी टिप्पणी उस समय में आई जब प्रधानमंत्री ने देश के तमाम भाजपा नेताओं को ताकीद किया था कि वो इस तरह की टिप्पणी करने से बचें। इसलिए ये थोड़ा आवश्यक हो जाता है जानना कि उनसे बहुत अच्छे नेता मेरे वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो हमारे नेताओं की हत्या करवा रहे हैं, सरकारी भवन में घेर करके उनको मारना चाहते हैं। गुंडों की संख्या बढ़ती जाए इसके लिए वो इंतजार करते हैं। जो गुंडे आकर के उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष को अगर कुछ हो गया होता तो क्या होता? इसलिए मैं कहता हूं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमारी पीड़ा अगर कुछ कहीं से निकल आई जो नहीं निकलनी चाहिए थी, जिसको उन्होंने स्वयं कहा भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कहा है। माननीय रवि कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसीलिए अगर एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, सीता रेखा लक्ष्मण रेखा, तो हम तुरंत पैर वापस लेते हैं। हमने तो वापस ले लिया, अब वो तो कार्रवाई करके दिखाएं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अब आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि चलवाड़ी नारायण स्वामी की हत्या करने में लिप्त प्रियांक खड़गे, जिलाधिकारी, एसएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है। सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी नीति आयोग मीटिंग में नहीं आए। अब आप खुद बताइए, इससे शर्मनाक, मेरी बात सुनिए, इससे शर्मनाक, इससे गैर जिम्मेदार और इससे अधिक राज्य विरोधी किसी मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं हो सकता। नीति आयोग एक ऐसी संस्था है, किसी जमाने में योजना आयोग चलता था,
जिसमें मुख्यमंत्री चपरासियों की तरह जा करके योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सामने चिरौरी किया करते थे। आज हमने मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग में सम्मान के साथ बैठने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की व्यवस्था संवैधानिक रूप से कर दी है। कितना गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस प्रांत का है। देश के सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री चले गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चले गए, और यह व्यक्ति सुनता हूं किसी उद्घाटन कार्यक्रम में व्यस्त था, मुझे मालूम नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को कर्नाटक के लोग, राज्य के हित की लड़ाई अखबार में बयान देने से नहीं होती। राज्य के हित की लड़ाई नीति आयोग में डॉक्यूमेंट देने से होती है, तथ्य देने से होती है, यह बताने से होती है कि हम किस मानक में कहां पिछड़े हैं, कहां कितने धन पर हमारा अधिकार है, आपने जितना पैसा दिया था हमने उस पैसे का कितना उपयोग कर लिया, इसलिए हमें शासकीय नीतियों के अंदर अब हमको कितना अतिरिक्त पैसा मानना चाहिए। अब आप वहां अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने नहीं गए और यहाँ कर्नाटक बेंगलोर में बैठ के पत्रकार वार्ता करेंगे और कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारे साथ गैर जिम्मेदारी का आचरण कर रही है। कर्नाटक की जनता, सिद्धारमैया जी और मैं इसमें डीके शिव कुमार को जोड़ता हूं, मुख्यमंत्री नहीं गए तो अपने प्रतिनिधि के रूप में उप मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। इन दोनों ने निहायत गैर जिम्मेदारी का काम किया है। यह बताता है कि यह संवैधानिक पद पर बैठने योग्य नहीं है, और इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो यह पदों से अब तक इस्तीफा दे चुके होते। यह कर्नाटक की जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी दोस्ती है, लेकिन अलग अलग रास्ते पे चल रहा है आजकल। और जेडीएस बहुत दिन से मांग रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं आप लोग को कौन सी जानकारी रहती है। हम अलग अलग रास्तों पर चल करके सब रास्तों पर कब्जा नहीं करेंगे तो पूरे कर्नाटक में हम कैसे रहेंगे? ये तो सीधा सा नियम है काम बांटना। कुछ क्षेत्रों में वो मजबूत होंगे, कुछ क्षेत्रों में हम मजबूत होंगे, दोनों मिल करके पूरे कर्नाटक में हम मजबूत होंगे। तो हमारी इस रणनीति को समझिए और इस पर व्यापक लिखने का प्रयास करिए, कितने सुविचारित तरीके से। हम समझ रहे हैं, लेकिन जेडीएस को संतुष्ट नहीं, जेडीएस के लोग सब संतुष्ट हैं। जेडीएस के लोगों को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। माननीय देवगौड़ा जी मेरे साथ राज्यसभा में स्वयं बैठते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में घंटों घंटों बोलने के लिए तैयार रहते हैं। कुमारस्वामी जी भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार के एक वरिष्ठतम मंत्री हैं और देश के विकास में अपनी सर्वांगीण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दाएं बाएं कोई छोटे मोटे बयान, ये सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ बड़ा एक होने के बाद बीजेपी में अभी भी 2 टीम है सर, यत्नाल के एक्सपेक्ट के बाद भी उनके साथ जो ये यत्नाल कौन है? ये यत्नाल कौन है? मैं तो नहीं जानता हूं, आप जानते होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं है। थैंक यू। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು मीटिंग ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಗರ್ವಾಡ್